कक्षा 9 की पुस्तक अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान का अध्याय 1 जिसका नाम है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। आज हम इसका भाग 2 करेंगे। भाग 1 में हम आपको लोकतंत्र का अर्थ और लोकतंत्र की विशेषताएं बता चुके हैं। इसके लिए हमने कुछ देशों के उदाहरण भी दिए हैं ताकि आप लोकतंत्र की विशेषताओं को अच्छी प्रकार से समझ सकें। तो आज के इस भाग में हम लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क या लोकतंत्र के दोष क्या हैं, क्योंकि लोकतंत्र श्रेष्ठ शासन प्रणाली मानी जाती है, ये हम कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोष मुक्त है, पूरी तरह से दोष मुक्त है, इस पर कोई दोष ही नहीं है। कुछ लोग लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में भी कुछ कमियां गिनाते हैं, तो आइए उनको भी हम जान लेते हैं। पहला, लोकतंत्र पर आरोप ये लगाया जाता है कि लोकतंत्र में अधिकांश व्यक्ति अयोग्य, मूर्ख, अज्ञानी और अनपढ़ होते हैं, इसलिए यह अयोग्यों, अनपढ़ों और मूर्खों का शासन है। पहला दोष तो इसका ये इस पर लगाया जाता है कि जो व्यक्ति होते हैं, जो शासन चलाने वाले व्यक्ति होते हैं, लोग उनको जब चुनकर भेजते हैं तो वास्तव में वो उनकी लोकप्रियता देखते हैं, ना कि उनकी योग्यता देखते हैं, या फिर उनके वायदे देखते हैं, जो वायदे उन्होंने कर रखे हैं। ये नहीं देखते हैं कि इन वादों को पूरा करने की उनमें क्षमता है भी या नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि जो लोग ये चीज़ नहीं देखते हैं तो हम उनको मूर्ख लोग कहते हैं कि वो समझ नहीं पाते हैं कि जितने बड़े बड़े वायदे उन्होंने किए हैं जनता के साथ, उन वायदों को पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए लोकतंत्र का पहला दोष ये है कि यह अयोग्य, मूर्ख, अज्ञानी और अनपढ़ लोग होते हैं, इसलिए यह अयोग्य, अनपढ़ों और मूर्खों का शासन है। दूसरी, लोकतंत्र का एक दोष ये भी है कि लोकतंत्र में हर फैसला एक व्यापक विचार विमर्श के बाद लिया जाता है। कि आपने देखा होगा कि जब भी कोई कानून बनाना होता है तो संसद में उस पर व्यापक विचार विमर्श होता है, संशोधन प्रस्ताव पेश किए जाते हैं, व्यापक विचार विमर्श के बाद ही किसी फैसले पर पहुंचा जाता है, इसलिए इसमें फैसले लेने में देरी होती है। तो एक दोष इस पर यह लगाया जाता है कि जब व्यापक विचार विमर्श के बाद फैसला कोई लिया जाता है तो उसमें समय काफ़ी लग जाता है, जिससे फैसले लेने में देरी होती है। तीसरा, लोकतंत्र में गुणों की अपेक्षा संख्या को अधिक महत्व दिया जाता है। यदि किसी बात को 60 मूर्ख ठीक कहें और 55 बुद्धिमान गलत कहें तो ज्यादा लोगों की बात को ही माना जाता है। इस प्रकार लोकतंत्र मूर्खों का शासन है। आपकी समझ में अगर नहीं आया तो मैं आपको बता दूं कि लोकतंत्र जो है वो संख्या का खेल है। पहला जो है, सरकार बनाने के लिए आपके पास बहुमत होना चाहिए, एक निश्चित संख्या होनी चाहिए। अगर आपके पास एक निश्चित संख्या नहीं है तो आप सरकार नहीं बना सकते। तो वहां पर जब भी कोई फैसला लिया जाता है तो ये कहलवाया जाता है कि कौन, ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो इसके पक्ष में हैं और ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो इस निर्णय के विपक्ष में। तो ये हो सकता है कि सरकार कोई ऐसा अपने बहुमत के आधार पर कोई ऐसा काम करवा दे, बहुमत का मतलब है अपनी संख्या के आधार पर ऐसा काम करे कि जो वास्तव में गलत हो, लेकिन क्योंकि सरकार के पास संख्या है तो उसको अपनी संख्या के बल पर पास करवा सकती है। इसमें लिखा भी है कि यदि किसी बात को 60 मूर्खों की संख्या का ही खेल है, अगर जिसके पास संख्या ज्यादा है तो ये हो सकता है कि वो 60 के 60 मूर्ख पास करवा रहे हैं। यदि किसी बात को 60 मूर्ख ठीक कहें और 55 बुद्धिमान गलत कहें तो ज्यादा लोगों की बात को ही माना जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो लोकतंत्र है वो मूर्खों का शासन है। चौथा, लोकतंत्र में चुनाव जीतने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ पर लोकतंत्र है तो आप इस चुनाव के समय आप सभी बच्चों ने इसको देखा होगा कि किस तरह से जो चुनाव जब होते हैं तो लोग किस तरह से पानी की तरह पैसा बहाते हैं। सरकार को भी चुनाव करवाने के लिए काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है। इसके साथ साथ जब सरकार चुनाव करवाती तो आपने देखा कि बहुत सारे अधिकारियों की ड्यूटी जो है वो चुनाव में लगाई जाती है और उनको एक राशि खर्च करनी पड़ती है। इसलिए यह खर्चीली व्यवस्था है, पैसा बड़ा खर्च होता है। और एक गरीब देश के लिए, जहाँ पर लोगों के लिए रोटी जुटाना भी बड़ा मुश्किल है, वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना करना एक मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि इसमें जो चुनाव प्रचार करते हैं वो भी पैसा बहाते हैं, लोगों को अलग अलग प्रकार के लालच देते हैं, सरकार को भी काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है वो खर्चीली व्यवस्था है।
पांचवा लोकतंत्र का दोष बताया जाता है कि लोकतंत्र कहने के लिए लोगों का शासन है। कहने को तो हम कह देते हैं कि लोकतंत्र क्या है, लोगों का, लोगों के लिए तथा लोगों के द्वारा शासन, लेकिन वास्तव में यह अमीरों का शासन है, क्योंकि इसमें चुनाव लड़ने के लिए काफी पैसे की जरूरत होती है। वर्तमान समय में आपने देखा होगा, जो गरीब आदमी है वो कभी चुनाव लड़ने की सोच ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास पैसा होता ही नहीं। तीसरे चौथे वाले पॉइंट में हमने देखा था कि लोकतंत्र में पानी की तरह पैसा बहाया जाता है, और एक आप गरीब आदमी से ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि उसके पास इतना पैसा होगा। तो हम कहने के लिए कह सकते हैं कि लोकतंत्र जो है वो लोगों का शासन है, लेकिन वास्तव में यह अमीरों का शासन है, क्योंकि इसमें चुनाव लड़ने के लिए काफी पैसे की जरूरत होती है, और इतना पैसा सिर्फ अमीर लोगों के पास होता है। छठा एक दोष है लोकतंत्र का कि लोकतंत्र में चुनाव वाले दिन तक ही नेता जनता की हांजी करते हैं। आपने देखा होगा, उसी दिन तक जो है वो जनता स्वामी होती है, जनता राजा होती है। तो लोकतंत्र में चुनाव वाले दिन तक ही नेता जनता की हांजी करते हैं। चुनाव जीतने के बाद उन्हें पता होता है कि जनता उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए चुनाव जीतने के बाद वे अपनी मनमानी करना शुरू कर देते हैं। जनता को अपना मुंह दिखाना भी जायज़ नहीं समझते हैं, और ना ही जनता की मांगों पर कोई ध्यान देते हैं। सिर्फ चुनाव वाले दिन ही उनकी हांजी हांजी करते हैं। तो ये आपने चित्र आपके सामने कार्टून है कि जब वोट होते हैं, जब चुनाव का टाइम होता है, तो देखिए एक ये भिखारी बेचारा बैठा है, तो ये नेताजी किस तरह से साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। तुझ में रब दिखता है, सजदे से झुकता है। अब इसी व्यक्ति में ये बेचारा बिल्कुल गरीब व्यक्ति जो है, उसमें इसको रब दिख रहा है, लेकिन जैसे ही चुनाव जीत जाता है उसके बाद उसे इस व्यक्ति की कोई चिंता नहीं होती है कि उसने उसके लिए क्या किया। फिर एक चित्र आपको देख रहे हैं, यहाँ पर भी नेताजी हैं, उनके पैरों को हाथ लगा रहे हैं एक व्यक्ति के। वोट का टाइम है, आज से आप फिर हमारे अन्नदाता हुए, ये कह रहे हैं नेताजी। और इधर आप देख रहे हैं चित्र, ये सोच रहा है दिमाग में, चुनाव की डेट आ गई क्या, क्योंकि चुनाव में ही नेताओं के दर्शन होते हैं, बाकी वो पूरे 5 के 5 साल उस अपने जहाँ से वो चुनाव जीत कर जाते हैं उस हलके में या उस निर्वाचन क्षेत्र में अपने दर्शन देना भी उचित नहीं समझते हैं। लोकतंत्र की एक दोष और भी है, लोकतंत्र में चुनाव जीतने के लिए नेता तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। देखा होगा आपने, जैसे झूठे वायदे करना, पैसा बांटना, जाली मतदान करवाना। जाली मतदान का मतलब है कि जब किसी का व्यक्ति का वोट होता है, कोई और व्यक्ति उसके वोट को डाल जाता है, इससे नैतिकता में गिरावट आती है। तो जिससे हमारी जो नैतिकता है, हम सोचते हैं तो वो हमारी गिर जाती है, नैतिकता में गिरावट। झूठे वादे किए जाते हैं, तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। अगर आप ये देख रहे हैं, एक और चित्र दिखाया गया है, कांग्रेस की सरकार आई तो हर गरीब को 6,000 रुपये महीना दूंगा। राहुल गांधी ने ये कहा कि यदि हमारी सरकार आई तो हम 6,000 रुपये महीना देंगे। झूठे वादे हैं, और साथ में दिखा रखा है, ये वोटर बैठा है, मतदाता बैठा है, देख लो, इधर से बटन दबाओगे उधर से 6,000 निकलेगा। अगर आप इसकी ये वाला बटन दबाओगे तो 6,000 रुपये उधर से निकल जाएगा। इस तरह के झूठे वादे किए जाते हैं। ये भी देखो, ये देखो चुनाव प्रचार कर रहा है और बोल रहा है कि हम सब ठीक करवा देंगे, कि जो भी अगर हमारी सरकार आई तो हम सब। तो इस प्रकार के झूठे वादे उसमें किए जाते हैं, जिससे नैतिकता में गिरावट आती है। लोकतंत्र के पक्ष में तर्क, जहां लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क दिए जाते हैं, तो वहीं लोकतंत्र के पक्ष में भी तर्क दिए जाते हैं। इसको अच्छा भी माना जाता है। 1958 और 61 में चीन में विश्व इतिहास का अब तक का सबसे भयानक अकाल पड़ा। ये डेट आपने अंडरलाइन कर लेनी है, याद रखनी है कि कब चीन में भयंकर अकाल पड़ा। 1958 से 1961 के बीच में चीन में विश्व इतिहास का अब तक का सबसे भयानक अकाल पड़ा। इस अकाल में लगभग 3 करोड़ लोग मारे गए। इतना भयानक, आप इसकी भयानकता समझ सकते हैं कि भूखमरी से 3 करोड़ लोग मारे गए। 1958-61 में भारत में भी चीन जैसी ही स्थितियां थी। अगर आपने पीछे पढ़ा है तो हमारे देश की हालत भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी यहाँ चीन जैसी भूखमरी की स्थिति कभी नहीं आई। इसका कारण यह रहा कि यहाँ लोकतांत्रिक सरकार थी, जबकि वहाँ लोकतांत्रिक सरकार नहीं है चीन में। हम पीछे उदाहरण भाग 1 में उदाहरण के द्वारा समझ चुके हैं। सरकार की आलोचना करने वाले विरोधी दल थे तथा स्वतंत्र प्रेस थी।
वहां पर सरकार की आलोचना कोई नहीं कर सकता है। सरकार किसी काम को करे या ना करे वो सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। तो वहां जैसी चीन में जैसी स्थितियां थी उसी प्रकार की स्थितियां 1958-61 में भारत में भी थी, लेकिन यहाँ भुखमरी की स्थिति नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि यहाँ लोकतांत्रिक सरकार थी। सरकार की आलोचना करने वाले विरोधी दल थे जो सरकार को बताते थे कि आप गलत कर रहे हैं, ये किया जाना चाहिए, वो किया जाना चाहिए। और दूसरा स्वतंत्र प्रेस थी, जो प्रेस पर यानी कि समाचार पत्रों पर सरकार का नियंत्रण नहीं था। इसलिए लोकतांत्रिक सरकार लोगों की जरूरतों का ज्यादा ध्यान रखती है। जहां जिन देशों में लोकतांत्रिक सरकार होती है वो लोगों की जरूरतों का ज्यादा ध्यान रखती है, जबकि गैर लोकतांत्रिक सरकार लोगों की जरूरतों पर ध्यान दे भी सकती है और नहीं भी, वो उसकी इच्छा पर निर्भर करता है गैर लोकतांत्रिक सरकार की। लेकिन जहां पर लोगों का शासन होता है, लोकतंत्र होता है, वहां पर सरकार के लिए लोगों की जरूरतों पर ध्यान देना जरूरी होता है, जबकि गैर लोकतांत्रिक सरकार में सरकार के लिए ऐसा करना जरूरी नहीं होता। वास्तव में यह सरकार चलाने वालों की मर्जी पर निर्भर करता है कि अगर उनको कुछ करने की जरूरत नहीं लगती तो वे लोगों की इच्छा अनुसार काम नहीं करते हैं। ये ऐसा अलोकतांत्रिक सरकार में होता है, लोकतांत्रिक सरकार में ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो वहां उनकी इच्छा पर निर्भर करता है कि यदि उनको नहीं लगता तो वो लोगों की इच्छा अनुसार काम नहीं करते। लेकिन लोकतंत्र में यह जरूरी होता है कि वे जनता की जरूरतों का ध्यान रखें, क्योंकि यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो जनता अगले चुनाव में उन्हें हरा देगी, जनता अगले चुनाव में उनको वोट नहीं देगी। इसलिए लोकतंत्र में सरकार के लिए जरूरी हो जाता है कि वो लोगों की जरूरतों का ध्यान रखे, क्योंकि 5 साल के बाद उसे अपना हिसाब लेकर दोबारा जनता के पास जाना पड़ता है। और यदि जनता को लगता है कि सरकार ने उनकी ज़रूरतों के अनुसार काम नहीं किया, उनकी इच्छाओं के अनुसार काम नहीं किया, तो लोग 5 साल के बाद ऐसी सरकार को वोट नहीं देते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में कोई भी दल नहीं चाहेगा कि बाद में उसे सत्ता से हाथ धोना पड़े। तो लोकतंत्र की जो पक्ष का जो लोकतंत्र का जो पहला लाभ है वो ये है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में सरकार अपने सभी कामों के लिए जनता के प्रति जवाबदेह होती है। मतलब जनता के प्रति उसकी जिम्मेदारी होता है, जवाब देना पड़ता है। जो भी वो काम कर रही है तो उसे उन चीज़ों का हिसाब देना पड़ता है। यदि सरकार ठीक प्रकार से काम नहीं करती तो अगले चुनाव में लोग ऐसी सरकार को बदल देते हैं। तो ये लोकतंत्र का सबसे पहला लाभ ये है कि यहाँ पर, जबकि अलोकतांत्रिक शासन प्रणाली में सरकार अपने कामों के लिए जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होती, लेकिन लोकतंत्र में सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है। क्योंकि यदि सरकार ठीक प्रकार से काम नहीं करती है तो अगले चुनाव में लोग ऐसी सरकार को बदल देते हैं, हटा देते हैं और किसी दूसरे दल को सत्ता सौंप देते हैं। दूसरा, लोकतंत्र में सभी फैसले व्यापक विचार विमर्श के बाद हुए जाते हैं। अगर किसी मसले पर अनेक लोगों की सोच लगी हो तो ऐसा मानते हैं हम, तो उसमें गलतियों की गुंजाइश कम से कम हो जाती है। हालांकि इसमें फैसला लेने में थोड़ी देर हो जाती है, लेकिन ये भी माना जाता है कि अगर किसी फैसले पर अलग अलग लोगों की राय ली जाए तो उसमें गलतियों की जो गुंजाइश है वो कम हो जाती है। इसलिए लोकतंत्र में बेहतर फैसले होते हैं क्योंकि वो व्यापक विचार विमर्श के बाद दिए जाते हैं। तीसरा पक्ष जो लोकतंत्र के पक्ष में बात कही जाती है वो है किसी भी समाज में अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। अगर आप एक देश में रह रहे तो वहाँ पर सभी लोगों के एक जैसे विचार नहीं हो सकते, अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। उदाहरण के लिए भारत जैसे देश में जहाँ अलग अलग भाषा, जातियों, धर्मों के लोग रहते हैं, वहाँ लोगों के विचार एक जैसे नहीं हो सकते। किसी भी देश में चले जाइए वहाँ पर लोगों के विचार एक जैसे नहीं हो सकते, अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। जब विचार एक जैसे ना हो तो ऐसे विचारों में टकराव पैदा होता है, क्योंकि जब आपके विचार दूसरों से नहीं मिलते हैं तो इससे विचारों में टकराव पैदा होता है। क्योंकि लोकतंत्र में सभी को अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता होती है, इसलिए लोकतंत्र विचारों का टकराव नहीं है। यहाँ पर सभी अपने अपने विचार रख सकते हैं, सभी अपने अपने विचारों के हिसाब से अपने अपने राजनीतिक दल बना सकते हैं। इसलिए लोकतंत्र के पक्ष में एक बात ये भी कही जाती है कि लोकतंत्र विचारों के टकराव को रोकता है या लोकतंत्र विचारों का टकराव नहीं होने देता है। तो ये भी लोकतंत्र के पक्ष में या लोकतंत्र का एक लाभ है। चौथी जो बात लोकतंत्र के पक्ष में कही जाती है वो ये है कि लोकतंत्र में सभी नागरिकों को
समान माना जाता है। वहाँ पर कोई अमीर गरीब छोटा बड़ा नहीं होता है, वहाँ पर सभी नागरिकों को समान माना जाता है। इसमें किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, भाषा तथा लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। सभी को बिना किसी भेदभाव के वोट देने और चुनाव लड़ने का भी समान अधिकार, सिर्फ धर्म जाति के आधार पर समान नहीं माना जाता है, बल्कि सभी को चुनाव लड़ने और बिना किसी भेदभाव के वोट देने का भी समान अधिकार होता है। इससे नागरिकों का सम्मान बढ़ता है। सबको लगता है कि गरीब आदमी, गरीब से गरीब आदमी को भी लगता है कि लोकतंत्र में उसको सम्मान मिला है और वो अपने आप को सम्मानित महसूस करता है। तो लोकतंत्र का एक पक्ष ये भी है, पक्ष में एक दलील ये भी दी जाती है कि इससे नागरिकों का सम्मान बढ़ता है। एक पांचवा है, लोकतंत्र लोगों को अपनी गलती ठीक करने का अवसर दे। दूसरे शासन प्रणाली में ऐसा, अलोकतांत्रिक शासन प्रणाली में आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ पर तो एक ही दल को वही चुनाव लड़ता है, वही चुनाव जीतता है, अगले 5 साल के बाद भी उसे ही लड़ना होता है, वही चुनाव जीतेगा। तो वहाँ पर लोग अपनी गलती को नहीं सुधार सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र लोगों को अपनी गलती ठीक करने का अवसर देता है। यदि कोई सरकार जनता की इच्छानुसार काम नहीं करती तो लोग अगले चुनाव में ऐसी सरकार को बदलकर अपनी गलती सुधार सकते हैं। मान लीजिए उनसे गलती हो गई है, सरकार ने जनता की इच्छाओं के अनुसार काम नहीं किया है, तो लोगों को 5 साल के बाद वो दोबारा अवसर दिया जाता है और दोबारा वो अपनी गलती सुधार सकते हैं। ऐसी सरकार को चुनाव में हरा सकते हैं। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि यद्यपि लोकतंत्र एक बेहतर शासन प्रणाली है, वर्तमान समय में इसको बेहतर शासन प्रणाली माना जाता है, लेकिन फिर भी यह सभी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती। ये भी है, ये भी एक सच्चाई है कि सभी समस्याओं का समाधान जो है वो लोकतंत्र के पास नहीं। भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली लंबे समय से, जब से भारत आजाद हुआ है तब से हमने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया हुआ है, लेकिन फिर भी गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी की समस्याएं आज भी विद्यमान हैं। तो ये समस्याएं आज भी बनी हुई हैं। तो ऐसा कोई वो बेहतर तरीका नहीं है कि लोकतंत्र सभी समस्याओं का समाधान कर सके, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान समय में जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है वो एक श्रेष्ठ शासन प्रणाली है।